मेन अभी जो आपको पढ़ना है वो है, कुछ मैं मॉड्यूल से आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वो भी चैप्टर 12 का, ठीक है। जो पिछले अटेम्प्ट में झटका बैठा है ठीक है, वो झटके को कवर करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशंस मैं पहले ही दे देता हूँ, ठीक है, कि जो लोग 60, 70 या जो बहुत हाई टारगेट्स लेके बैठे हैं और जिनका अभी सिलेबस पूरा हो गया है, ठीक है, अगर आपके एग्जिस्टिंग जितना सिलेबस आपने पढ़ा है उतने पे ही आपकी कमांड नहीं है, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फालतू ये सब नहीं कवर करना है, ठीक है। जो एडवांस्ड एरियाज हैं ये रिपीटर्स के लिए, जो कंफर्टेबल हैं, जिनकी अच्छी खासी पढ़ाई हो गई है, मल्टीपल रिविजन्स भी हो गए हैं, अब और उनको समझ नहीं आ रहा और क्या पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये है। जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनसे अभी भी एएस इंड एएस के नाम जिनसे याद नहीं हो रहे हैं, तो ये सब आप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो पहले वो भी सोचो। जिनके एएस के नंबर याद हो गए, इंड एएस आईएफआरएस के नाम नंबर सब याद हो गए, मतलब इस लेवल पे उनकी प्रिपरेशन आ गई है, अब और उनको पढ़ना है, तो वो लोग चैप्टर 12 के जो इंडिविजुअल एएस आईएफआरएस आईएएस के जो इंडिविजुअल कंपैरिजन पॉइंट्स हैं या जो भी फीचर्स पॉइंट्स हैं, वो आप एट लास्ट कवर कर सकते हो, अगर आपके नाम नंबर और पूरा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है या जो रेगुलर में आपने पढ़ा होगा वो सब अगर आपका हो गया है, याद हो गया है, उसके बाद ये लास्ट स्टेप है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो, तो हमने इंप्लीमेंटेशन पढ़ लिया है। अब जो इंडिविजुअल एएस के ये सारे हैं, इसमें मैं कुछ कुछ आपको एक एक करके याद करवा रहा हूं, ठीक है, सिलेक्टेड ही पढ़ेंगे, नेवर एंडिंग है ये, ठीक है, और समझाना भी बहुत मुश्किल है, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप अपने मॉड्यूल में मेरे साथ साथ पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। चलो, इंडिविजुअली मैं एक एक बता रहा हूं, ठीक है, कुछ मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं। अच्छा, इसमें है कि नहीं है? नहीं, वो दूसरा। ठीक है, सेव नहीं हुआ होगा, तो मैं जो भी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, मैं वो सिलेक्टेड पढ़ा रहा हूं, उसको अपन नंबरिंग भी दे देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी 20-25 पॉइंट्स होंगे ना, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो, कंपैरिजन वाले पहले पढ़ते हैं कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट है कि पुराना जो एएस है, एएस 1, उसका करस्पॉन्डिंग एएस है इंड एएस 1, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी जो बेसिक पॉलिसीज के बारे में होता है, प्रेजेंटेशन के बारे में होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, पहला वाला, कि जो हमारा पुराना एएस 1 था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डिस्क्लोज करने के लिए कहता था कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करने। फिर अब इंड एएस 1 आ गया, वो सीधे सीधे प्रोहिबिट करता है। Ind AS 1 prohibits presentation of any items as extraordinary item in the statement of P&L or in the notes as compared to existing AS1 which allows extraordinary item to be disclosed separately. समझ में आ रहा है? तो ये पहला पॉइंट है कि पहला डिस्टिंक्शन, पहला ट्रीटमेंट का बदलाव क्या हुआ है, जो नया इंड AS1 है, मैं AS बोल रहा हूं या इंड AS बोल रहा हूं, ये आपको ध्यान देना है। जो नया इंड AS1 है वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पीएनएल में नहीं दिखा सकते। एग्जिस्टिंग जो पुराना AS1 है वो अलाउ करता था, नया इंड AS1 जो है वो अलाउ नहीं करता है, वो सीधे स्पेसिफिकली मना करता है। क्लियर है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोहिबिट करता है, एग्जिस्टिंग वाला अलाउ करता था, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर एक नया रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुआ है जो पहले नहीं था। इंड AS1 रिक्वायर्स अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपने सुना होगा, कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज इंक्लूडिंग रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग
एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। ठीक है, आपको एक पूरा स्टेटमेंट देना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग का पूरा रिकंसिलेशन होना चाहिए ईच एलिमेंट ऑफ इक्विटी का, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक एक जो एलिमेंट होता है इसके ओपनिंग क्लोजिंग का पूरा रिकंसिलेशन देना है कि क्या ऐड हुआ, क्या लेस हुआ, पूरे जो भी चेंजेस हुए हैं आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करने हैं। ऐसा रिक्वायरमेंट पुराने AS1 में नहीं था। ठीक है, अंडर एग्जिस्टिंग AS1 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये नया रिक्वायरमेंट स्टार्ट किया है इंड AS1 ने। क्या नया रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रेजेंट करना है और उसमें इंक्लूड करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। क्लियर है? तो ये दो मेजर पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। और भी हैं, पर जो आप समझ पाओ या जो आप रिटेन कर पाओ मैं उतना ही बता रहा हूं। ठीक है, फिर है कंपैरिजन ऑफ इंड AS विथ IFRS। ठीक है, इंड AS एंड IFRS। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बहुत मुश्किल काम है। दो दो कंपैरिजन है, पहले ओल्ड इंडिया का AS, फिर नया इंडिया का AS। इंडिया को इंडिया से कंपेयर किया है, ओल्ड न्यू। फिर जो नया इंड AS है इंडिया का, उसको इंटरनेशनल IFRS से कंपेयर किया है या IAS से कंपेयर किया है। इतना ज्यादा आप चीजें याद ही नहीं कर पाओगे, कोई चांस ही नहीं है। मैं बता रहा हूं, बहुत तुक्के से कुछ अगर कुछ आपको याद रह गया और एग्जाम में आ गया और आपको याद आ गया तो ठीक है, सब लक फैक्टर पे ही गेम है। ठीक है, तो लक फैक्टर पे ही मैं रिलाई कर रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी ओल्ड न्यू AS का है। ओल्ड AS है AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, न्यू वाला है इंड AS7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है उसका क्या डिफरेंस है, कि इंड AS7 में ये आपको नहीं दिखाना है, डज नॉट कंटेन दिस रिक्वायरमेंट, कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का कैश फ्लो अलग से नहीं दिखाना है। लेकिन पुराना जो AS था AS3, इट रिक्वायर्स cash flows associated with extraordinary items to be separately classified as arising from operating, investing और financing। तो उसको अलग से बताना जरूरी था अंडर ओल्ड AS3, पर न्यू इंड AS7 में उसको सेपरेटली प्रेजेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये AS1 जैसा ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये थर्ड। ठीक है, 3। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड ट्रांसलेशन ऑफ कैश फ्लो ऑफ अ फॉरेन सब्सिडरी। ठीक है, क्या डिफरेंस है समझो। AS3 यूजेस द टर्म रिपोर्टिंग करेंसी। ठीक है, करेंसी अलग अलग होती है ना, फॉरेन कैश फ्लोज भी हो सकते हैं। तो आपको रिपोर्टिंग करेंसी में ही प्रेजेंट करना है। तो अगर मैं इंडिया में हूं तो मेरी रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज हो जाएगी, तो मुझे रुपीज में ही सब प्रेजेंट करना होता है। तो पुराना AS कहता है रिपोर्टिंग करेंसी में आप रिपोर्ट करो। AS3 डज नॉट डील विथ ट्रांसलेशन ऑफ कैश फ्लोज ऑफ अ फॉरेन सब्सिडरी। फॉरेन सब्सिडरी के ट्रांसलेशन जो थे, कैसे आप कन्वर्ट करोगे, वो AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं बताया गया था, वो अलग से AS11 में बताया जाता है जो फॉरेन एक्सचेंज पे अप्लाई होता है। तो AS3 में ट्रांसलेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है और सीधा सीधा कहा है कि आप रिपोर्टिंग करेंसी में ही कैश फ्लोज को रिपोर्ट करो। ठीक है, और अब जो नया
एएस है ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंड एएस 7, उसमें क्या लिखा है, इंड एएस 7 रिक्वायर्स द टर्म फंक्शनल करेंसी इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग करेंसी। तो एक तो नाम बदल गया, वहां रिपोर्टिंग करेंसी था, यहां पे फंक्शनल करेंसी का टर्मिनोलॉजी डाला हुआ है। एंड इट ऑल्सो डील्स विद ट्रांसलेशन ऑफ कैश फ्लो ऑफ अ फॉरेन सब्सिडी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे फॉरेन सब्सिडी के कैश फ्लो को, उसी में बता दिया गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। फिर एक डिस्क्लोजर का अंदाजा दिया है कि यहां मोर डिस्क्लोजर्स हैं, यहां लेस डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर्स को कंपेयर किया गया है, नए एएस में ज्यादा डिस्क्लोजर्स हैं और पुराने में कम थे एज कंपेयर टू दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आईएएस से कंपेयर किया गया, पहले अपन पुराना नया कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत टफ है यार, आप कैसे समझोगे मुश्किल काम है। पहले मैं वही मेन बता देता हूँ। मेथड्स कहाँ, देखो ये है, मैंने हाईलाइट किया था। ठीक है, चलो तो अब आ जाओ, मेरी नंबरिंग कहाँ तक पहुंची थी, 5। हाँ ठीक है, आगे आ जाओ, 5 के बाद अब है। ठीक है, ध्यान दो, गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक है, एएस 12 पुराना। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में डिफरेंसेस हैं। एग्जिस्टिंग एएस 12 रिक्वायर्स गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन बोल के गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दिया है कि ओनर का पैसा है, ऐसा मान लो। ओनरशिप से रिलेटेड जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, वो मान के इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट अगर दिया गया है, गवर्नमेंट ने दिया है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि आप इसको सीधे कैपिटल रिजर्व में लेके जाओ एज अ पार्ट ऑफ शेयर फंड। मतलब ये ओनर ने ही लगाया है ऐसा मान के कैपिटल रिजर्व में डाल दो। कैपिटल रिसीट है ऐसा मान के कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर दो, ऐसा एएस 12 जो पुराना एएस 12 है ऐसा उसका ट्रीटमेंट है। अब जो नया इंड एएस 20 है जो गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेट करता है, वो उसका ट्रीटमेंट क्या है, does not recognize government grants of such nature and accordingly recognize as income over the period। तो ये कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ओवर द इयर्स थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाओ, यानी डेफर्ड इनकम मानो। ट्रीटमेंट बदल दी, ओल्ड एएस कह रहा है कि आप कैपिटल रिजर्व में डालो और न्यू वाला बोल रहा है कि डेफर्ड इनकम मान के पीएनएल में ट्रांसफर करो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ट्रीटमेंट में। फिर है कि अगर आपकी नॉन मॉनिटरी ग्रांट है, नॉन मॉनिटरी ग्रांट है मतलब ग्रांट जो गवर्नमेंट ने दिया है वो पैसा नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको एसेट दे दिया है, डायरेक्ट एसेट दिया है एज अ ग्रांट। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, जो नया इंड एएस है, इंड एएस 20, वो कहता है कि उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। भले आपको फ्री में मिला है, आपको तो फ्री में मिला है ना, या नॉमिनल वैल्यू पे मिला होगा, ऐसे ही कुछ नॉमिनल वैल्यू ली होगी गवर्नमेंट ने, तो आप इसको फेयर वैल्यू पे ही लो। मतलब अगर आप ये एसेट नया खरीदने जाते तो कितने में मिलता, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है उतने पे ही बुक्स में रिकॉर्ड करो, ऐसा नया इंड एएस कहता है। और पुराना एएस 12 क्या कहता है कि उसको आप नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि आपको फ्री में मिला है, आपकी जेब से पैसा गया ही नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि आप उसको रिकॉर्ड ही मत करो, ऐसा भी नहीं कर सकते ना, भले मुझे फुकट में मिला है पर ऐसा नहीं कि मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जेब से पैसे ही नहीं गए। नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो क्योंकि आपको रिकॉर्ड करना है। बेसिकली वो कहता है रिकॉर्ड करो, लेकिन क्योंकि पैसा ही नहीं गया है तो आप नॉमिनल वैल्यू 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपकी लेवल होगी उसके हिसाब से नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो ताकि आप उसको रिकॉर्ड कर पाओ। तो ये भी डिफरेंस है। पुराना एएस कहता है नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, नया वाला कहता है फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो ये भी डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट है। 7। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगर एसेट से रिलेटेड ग्रांट है, ठीक है, कोई एसेट खरीदने के लिए आपको पैसा दिया है, फर्क है, कोई स्पेसिफिक एसेट खरीदने के लिए पैसा मिल रहा है या डायरेक्टली एसेट ही आपको मिल रहा है, दो अलग अलग चीजें। तो यहां लिखा है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स इंक्लूडिंग
नॉन मॉनिटरी ग्रांट, डायरेक्ट एसेट भी मिल गया अगर आपको, तो एग्जिस्टिंग एएस में क्या है, कैन बी प्रेजेंटेड एज अ डेफर्ड इनकम और बाय डिडक्टिंग द ग्रांट फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब फ्लेक्सिबल ट्रीटमेंट थी, कोई एसेट से रिलेटेड ग्रांट है तो उस एसेट की वैल्यू में से माइनस कर लो। मतलब अगर मेरा 1 करोड़ का एसेट है, 50 लाख गवर्नमेंट ने दिए, 50 लाख मैंने डाले, तो आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे भाई, 1 करोड़ का ही एसेट है ऐसा दिखाओ, उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करो 50 लाख, और नेट जो 50 लाख आपके जेब से गया है उतने वैल्यू पे दिखा दो। तो बाय वे ऑफ अ डिडक्शन आप दिखा सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि एसेट को पूरा 1 करोड़ पे ही दिखाओ, 50 लाख जो आपको मिले वो आप इनकम में लेके जाओ, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके इनकम में आप दिखाते जाओ। तो ऐसा भी ट्रीटमेंट है। मतलब पुराना जो एएस है वो दोनों ऑप्शन देता है, डेफर्ड इनकम भी ट्रीट कर सकते हो, एसेट की वैल्यू में से भी डिडक्ट करके दिखा सकते हो। नया इंड एएस क्या कहता है, रिक्वायर सच ग्रांट्स टू बी प्रेजेंटेड एज डेफर्ड इनकम ओनली। वो एसेट में से डिडक्ट करने का कोई ऑप्शन देता ही नहीं है, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाओ। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स ट्रीटमेंट के डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है शायद आ सकते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। तो पहले मैं ओल्ड और न्यू एएस के ही पॉइंट्स कवर करवा रहा हूं, आईएफआरएस अभी उससे दूर रहो। तो ये 8 पॉइंट हो गए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो हमने पढ़ा अभी कि अप्रोच का डिफरेंस है फॉरेन करेंसी में, जो हमारा एग्जिस्टिंग एएस 11 है फॉरेन एक्सचेंज का, वो रिपोर्टिंग करेंसी का अप्रोच रखता है कि रिपोर्टिंग करेंसी में ही सब रिपोर्ट करना है। बेस मतलब रिपोर्टिंग करेंसी होता है, जो कंट्री में आप हो बाय डिफॉल्ट वही करेंसी में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। नया जो इंड एएस है 21 ऑन फॉरेन एक्सचेंज इज बेस्ड ऑन फंक्शनल करेंसी अप्रोच। उन्होंने कंसेप्ट बदला है, रिपोर्टिंग करेंसी की जगह पे फंक्शनल करेंसी का कंसेप्ट लाया है, जो कि अलग है। ठीक है, तो यहां रिपोर्टिंग करेंसी है ओल्ड एएस में, न्यू इंड एएस में फंक्शनल करेंसी का कंसेप्ट है। अब वो मत पूछना कि ये क्या है, यही प्रॉब्लम है। ये सब जब आप पढ़ रहे हो आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो अलग दुनिया में आपको लेके जाना पड़ेगा। आधा आधा घंटा एक एक टर्म को समझाने के लिए मुझे लग जाएगा। आपको पता है मैं कितना स्लो पढ़ाता हूँ, मतलब कितना डिटेल में पढ़ाता हूँ, आपको पता है। ऊपर ऊपर से ऐसी कुछ भी बता दो ऐसा मेरे से होता नहीं है। तो एक एक चीज में बताते बैठूंगा तो गए फिर अपन 6-7 घंटे यही निकल जाएंगे। ठीक है, तो जितना बता रहा हूं उतना बस याद करना है आपको। ठीक है, फिर है उसी का कनेक्टेड पॉइंट है, while Ind AS 21 जो न्यू Ind AS है अलाउस फॉर प्रेजेंटेशन करेंसी टू बी डिफरेंट फ्रॉम द लोकल करेंसी, इसीलिए फंक्शनल करेंसी का है कि आप कोई भी फंक्शनल करेंसी में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्टिंग करेंसी ही यूज करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप अदर देन लोकल करेंसी मतलब अदर देन आपकी होम कंट्री की जो करेंसी है उसके अलावा भी कोई करेंसी में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो एज पर न्यू इंड एस 21। लेकिन पुराना जो हमारा एएस 11 था वो ऐसा कोई अलाउ नहीं करता है, वो सिर्फ रिपोर्टिंग करेंसी यानी कि लोकल करेंसी में ही आपको रिपोर्टिंग करने के लिए अलाउ करता था। ठीक है, तो एक कनेक्टेड पॉइंट ही है, एक ही पॉइंट आप ख्याल में रखो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9 पॉइंट्स हो गए भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। नया जो इंड एस है अर्निंग पर शेयर पे 33। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आ भी चुका है। Ind AS 33 requires presentation of basic and diluted EPS from continuing and discontinuing operation। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या है, नाराज हो गए लगता है। हम्म,
सॉरी, ठीक है, आ जाओ। तो ये 10 है, ठीक है, कि जो हमारा नया एएस है वो क्या कहता है, बेसिक डाइल्यूटेड, दोनों बताना है, और वो भी दोनों का, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग, जो भी ऑपरेशंस हैं, कुछ कंटिन्यूइंग होते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूइंग, जो आपने इस साल में बंद किए होंगे, उसका भी बेसिक डाइल्यूटेड बताना है, ठीक है, दोनों का बताना है, बेसिक डाइल्यूटेड दोनों बताना है, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग दोनों का बताना है, ठीक है। और हमारा जो एग्जिस्टिंग AS20 है ईपीएस पे, वो ऐसा कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग के लिए, दोनों के लिए नहीं कहता है, वो सिर्फ कंटिन्यूइंग के लिए कहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। फिर है एग्जिस्टिंग AS20 यानी ईपीएस पुराना वाला, रिक्वायर्स प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस विथ एंड विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये तो हर जगह ही डिफरेंस है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओल्ड एएस में कहा गया है कि बताना है, न्यू सारे जो इंड एएस है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग से बताने के लिए नहीं कहा गया। इंड एएस 33 नया वाला डज नॉट रिक्वायर द सेम एज इंड एएस 1 प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ आइटम्स एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस है, क्लियर है। फिर है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, उसमें है कि एग्जिस्टिंग AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायर्स अ मिनिमम कंडेंस्ड बैलेंस शीट, ठीक है, समराइज्ड बैलेंस शीट, कंडेंस्ड P&L एंड कंडेंस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स इन द कंटेंट्स ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तीन ही चीजें, कंडेंस्ड बैलेंस शीट, कंडेंस्ड P&L, कंडेंस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब नया जो इंड AS 34 है ऑन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायर्स कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी कनेक्टेड पॉइंट है तो आपको याद रहेगा। तो यहां पे चेंजेस इन इक्विटी का भी कंडेंस्ड स्टेटमेंट आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ देना है। तो ये एक नया एडिशन कर दिया है कॉम्प्लायंस में, ठीक है, इन एडिशन टू द अबव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया 12th पॉइंट। फिर ये भी एक पॉइंट है कि जब आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, न्यू इंड एएस कहता है स्पेसिफाइज दैट इंफॉर्मेशन इफ सिग्निफिकेंट ऑन बोथ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। दोनों कॉन्टिंजेंट आइटम्स का आपको प्रेजेंटेशन देना है, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज के बारे में बताना है, कॉन्टिंजेंट एसेट्स के बारे में भी बताना है एज पर न्यू इंड एएस। लेकिन पुराना जो एएस था वो सिर्फ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को ही प्रेजेंट करने के लिए कहता था इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन जो नया वाला है वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एज वेल एज कॉन्टिंजेंट एसेट्स दोनों के बारे में बताने के लिए कह रहा है, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो, ठीक है। फिर आते हैं आगे 14, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इंपेयर हो रही है, तो उसको एज अ लॉस रिकॉग्नाइज करना होता है, उसके बारे में पूरा है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग AS 28 अबाउट इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, वो कहता है कि आपको इंपेयरमेंट को चेक करना है कि आपका एसेट इंपेयर हुआ है क्या, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है क्या एनुअली, ठीक है। लिखा है डज नॉट रिक्वायर गुडविल टू बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली, ठीक है, गुडविल के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि गुडविल को आप चेक मत करो इंपेयरमेंट के लिए एनुअली, अनलेस देयर इज अ इंडिकेशन, अगर आपको लगता है कि कोई एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर की वजह से गुडविल की वैल्यू कम हुई होगी तो आप चेक करो इंपेयरमेंट के लिए, पर हर साल रेगुलरली चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नया जो इंड एएस है 36 रिगार्डिंग इंपेयरमेंट, वो कहता है कि गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स, सारे इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल शुड बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एटलीस्ट एनुअली, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, गुडविल पे मतलब ट्रीटमेंट बदल गई है, पहले गुडविल को एनुअली इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट नहीं करना पड़ता था, इंडिकेशन है तो ही टेस्ट करो, और नए वाला कहता है गुडविल और बाकी जितने भी सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं सबको एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करो, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट बदल रहा है। फिर है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, कि अगर आपने एक साल में इंपेयरमेंट हुआ है ऐसा मान के लॉस मान लिया है कि वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो चलो लॉस हो गया है, पर अगर अगले साल वैल्यू बढ़ गई तो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू एसेट की बढ़ गई तो क्या वो लॉस जो आपने रिकॉग्नाइज किया था पहले, क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, तो उसके बारे में है। एग्जिस्टिंग AS 28 अलाउज फॉर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉसेस, ठीक है, पुराना AS जो है वो अलाउ करता है कि अगर बाद में वैल्यू बढ़ती है
और आपको लगता है कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो टू द एक्सटेंट आपने जितने पहले लॉस रिकॉग्नाइज किया था उतना रिवर्स करके आप एसेट की वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, अलाउड है। और फिर जो नया इंड एएस है वो प्रोहिबिट करता है, वो कहता है कि भाई बाद में चल के आप इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट का डिफरेंस है। पुराना एएस कहता है कि यस आप रिवर्सल कर सकते हो, नया इंड एएस कहता है कि आप रिवर्सल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है। फिर ये भी ट्रीटमेंट का पॉइंट है, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, 16th कि इंटेंजिबल एसेट कैसे आप वैल्यू करोगे। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स 26 एएस पुराना वाला, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड एएस 26 अलाउज फॉर ओनली कॉस्ट मॉडल। कि आप इंटेंजिबल एसेट को कैसे वैल्यू करोगे, सिर्फ कॉस्ट पे, कॉस्ट मॉडल ही अलाउड है, कॉस्ट के बेसिस पे ही आप इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कर सकते हो। लेकिन जो नया इंड एस 38 है इंटेंजिबल एसेट्स पे, वो रिवैल्यूएशन मॉडल भी परमिट करता है इन एडिशन टू कॉस्ट मॉडल। तो पुराने में सिर्फ कॉस्ट मॉडल अलाउड है फॉर इंटेंजिबल एसेट वैल्यूएशन, और न्यू इंड एएस में रिवैल्यूएशन एंड कॉस्ट मॉडल दोनों अलाउड है। ये डिफरेंस है मेथड्स का, तो इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि पुराने एएस में एक लाइफ होती है कि कितने सालों में आपको इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करना है, इंटेंजिबल एसेट की लाइफ कितनी है, इसके ऊपर एक प्रोविजन है कि वो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि नॉट एक्सीड 10 ईयर्स, मैक्सिमम लाइफ इंटेंजिबल एसेट की 10 ईयर्स ही हो सकती है, ऐसा हम प्रिजम्पशन लेते हैं और उस प्रिजम्पशन के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, लेकिन नया वाला क्या कहता है, इंड एस 38 रिकॉग्नाइजेस दैट यूजफुल लाइफ मे बी फाइनाइट और इनडेफिनेट सब्जेक्ट टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो ये सीधे बोलता है कि इनडेफिनेट भी हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ओल्ड एस मैक्सिमम लाइफ 10 ईयर्स पे रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, नया वाला जो एएस है वो 10 ईयर्स पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि ओल्ड में एक रिप्यूटेबल अजम्पशन होता है कि लाइफ डज नॉट एक्सीड 10 ईयर्स, और न्यू में ऐसा कोई रेप्यूटेबल अजम्पशन 10 ईयर्स का नहीं है कि वो फाइनाइट या इनफाइनाइट बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, तो ये भी डिफरेंस है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स का क्वेश्चन है, अमालगमेशन का है, समझेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी अमालगमेशन, तो उसमें मेथड्स का डिफरेंस है। पुराना जो एएस 14 है अमालगमेशन का, उसमें दो मेथड्स अलाउड है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड या परचेस मेथड, दोनों अलाउड है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो नया इंड एएस है 103 ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी अमालगमेशन, उसमें एक ही मेथड अलाउड है विच इज एक्विजिशन मेथड यानी परचेस मेथड। परचेस मेथड कोई एक्विजिशन मेथड कहते हैं, मतलब उसमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अलाउड नहीं है, एक ही मेथड अलाउड है, एक्विजिशन मेथड विच इज सिमिलर टू परचेस मेथड। ठीक है, तो ये मेथड्स का भी डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, 18 पॉइंट्स मेरे हिसाब से एक लेवल पे आप अभी स्टेप 1 में 18 पॉइंट्स आप कवर करो। ठीक है, एक एक स्टेप में करो, एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना तो दो चार पॉइंट भी याद नहीं होंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेप करके, खाना जैसे हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना वैसे थोड़ा थोड़ा खाओ, डाइजेस्ट हो जाएगा। एक दो और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, 20 पॉइंट्स कर लेते हैं चलो। ये भी बढ़िया पॉइंट है, 19।
कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट एसेट, इस पे ये है पुराना एएस है 29, नया इंड एएस है 37. इंड एएस 37 रिक्वायर्स डिस्काउंटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन इन कैश इफेक्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मटेरियल. ठीक है, कि अगर प्रोविजन है, प्रोविजन काय के लिए किया जाता है? फ्यूचर के लॉसेस के लिए. तो जब आप आज उसको आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको डिस्काउंट करके उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको यूज करना है और उसको आज की वैल्यू में इनकॉर्पोरेट करके रिकॉर्ड करना है. लेकिन पुराना जो इंड एएस है उसमें डिस्काउंटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है. ठीक है, तो डिस्काउंटिंग का ये है, द सेम इज प्रोहिबिटेड अंडर एएस 26. डिस्काउंटिंग करना अलाउड नहीं है अंडर एग्जिस्टिंग एएस 26. आज की वैल्यू, कल की वैल्यू, सबकी वैल्यू सेम होती है, वहां डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट ही नहीं है. ठीक है, और नए इंड एएस में उन्होंने कहा है कि अगर आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, प्रोविजन फ्यूचर की होती है, तो उसको आज की वैल्यू पे लाओ बाय यूजिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है ट्रीटमेंट का. फिर ये भी अच्छा है, कॉन्टिजेंट एसेट्स के बारे में है. AS 29 डज नॉट रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टिजेंट एसेट. ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो कि कॉन्टिजेंट एसेट्स को हम रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं और उसको डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, उसको कंप्लीटली इग्नोर करते हैं. तो ये AS 29 का ट्रीटमेंट है, पुराना जो AS 29 है. अब नया AS जो है इंड AS 37 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ द सेम व्हेन द इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल. अगर प्रोबेबल है कि इनफ्लो आ सकता है तो आप उसको सिर्फ डिस्क्लोज करो. जैसे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट है ना, वैसा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में भी आउटफ्लो प्रोबेबल होता है, तो हम इसलिए उसको डिस्क्लोज करते हैं. ये भी कह रहा है कि अगर इनफ्लो प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करो. डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया है अंडर न्यू इंड AS 37. क्लियर है, ये भी डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. ठीक है, तो ये 20 पॉइंट्स मेरे ख्याल से अभी आपको पहले स्टेप में कवर करने चाहिए. ठीक है.